नमस्कार एंड वेलकम इन फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ, और मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आज हम आए। हालांकि हम हर टॉपिक को अपने इम्पोर्टेंट ही समझते हैं, आपके लिए दी गई जानकारी हम चाहते हैं कि आपके काम आ सके। और इसीलिए कभी कभी मेरे वीडियोस में बहुत टाइम आपको लगता है, क्योंकि मुझे पहले सोचना होता है कि मैं किस टॉपिक पे बात करूं और कौन सी ऐसी बात करूं जो आपकी ज़िंदगी में काम आ पाए। जो आपको अवेलेबल नहीं है उसको देखने के बाद ही हम ये सब डिसाइड करते हैं। आज का जो टॉपिक है, हु इज़ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। अगर आपको अपने फ्यूचर के बारे में जानना है तो हम हमेशा किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, जैसे अरे आप ज्योतिष जानते हैं तो मेरा फ्यूचर बताएं, फिर या तो हम उनकी फ़ीस को देख के या उनकी डोनेशंस को देख के अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, या हमें बिलीव नहीं होता क्योंकि ये हमारे फ्यूचर को बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। इसी नहीं तो कोई भी आदमी अगर आज डॉक्टर के पास जाता है या वकील के पास जाता है अपने इशू को लेके, तो वो प्रिपेयर्ड होकर जाता है कि मेरा इतना खर्चा होने वाला है वहाँ पे, लेकिन उसको ये यकीन होता है कि शायद मेरा इलाज हो जाएगा या मेरे केस के अंदर मेरी जीत होगी। लेकिन ज्योतिष के बाद जाके उसको ये सब चीज़ों का एहसास नहीं होता। ही डोंट बिलीव दैट दिस एस्ट्रोलॉजर इज गोइंग टू बेनिफिट मी और नॉट। वो इसीलिए क्योंकि हमें पता नहीं है हु इज द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। तो अब हु इज द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, देखिए सबसे पहले तो आपको भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान, बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने क्वेश्चंस, अपने इश्यूज को लेके बहुत क्लियर होने चाहिए। आपके मन में बहुत सारी बातें चलती हैं जब आप किसी अपने ज्योतिषी को पे अपना फ्यूचर पूछने जाते हैं, तो सबसे पहले अपनी समस्या के साथ साथ दो समस्याओं को और भी लेके जाते हैं। इसी तरह आप किसी वकील के पास या किसी डॉक्टर के पास जाएं तो आप पर्टिकुलर बीमारी के लिए जाते हैं, ना कि आप उसको अपनी सारी अड़चनें बतानी शुरू कर देते हैं जो करंट पोजिशन के टाइम की हैं। दूसरी बात, अब अपने एस्ट्रोलॉजर को आपने जज कैसे करना है कि वो किस तरह अच्छा है, उसको एस्ट्रोलॉजी आती भी है और एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती। ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में और कई जगह आर्टिकल्स आते हैं जहाँ आपस में तो ज्योतिषों की राय बिल्कुल नहीं मिलती, किसी भी राशि को लेके, किसी भी नक्षत्र को लेके, किसी भी गोचर को लेके या किसी भी योग को लेके। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब जिसमें जिसका हल्का फुल्का भी मैच कर जाता है वो अपने वीडियोस डाल के बोलता है अरे मैंने तो ये भविष्यवाणी करी थी। तो दोस्तों, पहली बात तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो पहले से ही भरा भरा होगा और संपन्न होगा, बिकॉज ही नोज हाउ टू ट्विस्ट हिज प्लैनेट्स एंड नक्षत्रास एंड रिजॉल्व हिज इशूज। तो उसको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी ज़रूरत है। दूसरी बात, जब हमारे पुराने ज़माने में कंप्यूटराइज नहीं था तो सिर्फ दो चीज़ों से ही ज्योतिषी जो है, जो हमारे राज पुरोहित थे, जो बड़े बड़े पुरोहित थे, मैं लंबी स्टोरी के पीछे नहीं जा रहा, मैं चाहता हूँ आपको बेसिक समझाया जाए ताकि आप एस्ट्रोलॉजर के पास पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और आप जज कर सकें कि एस्ट्रोलॉजर ठीक है कि नहीं है। तो मैं नाम भी बताऊंगा कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के आपको, और जिनके बारे में मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की है, जो मेरी राय है मैं उनके बारे में रखूँगा। बाकी मेरी उसमें कोई पर्सनल ऐसा नहीं है कि मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ या डिमोट कर रहा हूँ, व्हाटएवर इट इज। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, सिर्फ टेवा देखा जाता था कि हमारे ज्योतिष ये हैं, नक्षत्र ये हैं, क्योंकि उनके पास पंचांग होता था, गोचर देखा जाता था। दे वर हैविंग पंचांग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन कंप्यूटर वाज नॉट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। सो वो गोचर के हिसाब से, महादशा, दशा, योगिनी और चरदशा के हिसाब से कई चीज़ें उनके पास अवेलेबल नहीं होती थी। वो आपके भविष्य की सटीक जानकारी आपको देते थे। पहली बात तो उनके अंदर ऑनेस्टी थी। कोई भी ज्योतिषी के अंदर अगर कला है ज्योतिषी की, तो साथ में उसके इंट्यूशंस की भी कला होगी, क्योंकि इंट्यूशंस के बिना प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। और रिजॉल्व करने की जहाँ तक बात आती है किसी आपके इशू को, देखिए डॉक्टर्स के पास भी अगर आप जाते हैं, वकीलों के पास भी अगर आप जाते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि केस का प्रॉब्लम तो आप बता देते हैं, वो पढ़ लेते हैं, लेकिन हर किसी की राय सोल्यूशन को लेके या डिफेंस को लेके, मैं लॉयर्स की बात कर रहा हूँ, और सोल्यूशन को लेके, ट्रीटमेंट को लेके डॉक्टर्स के लिए हर किसी की अलग अलग रहती है। इसी तरह ज्योतिषियों के भी सोल्यूशन को लेके जब प्रॉब्लम उनको पता लगती है, अलग हो सकती है, लेकिन वो सोल्यूशन अगर झटके से आपको बताता है कि भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो समझ जाइए वो गैस कर रहा है
क्योंकि मेरे ख्याल से सोल्यूशन के लिए उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और आपकी अगर वो इश्यूज़ को समझ लेता है, अगर वो ये कहता है मेरे को 1 दिन 2 दिन का टाइम दीजिए, मुझे देखने दीजिए, तो इसका मतलब वो प्रॉपर स्टडी करेगा उसके ऊपर, ना कि वो उठा के आपको दवाई और आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देगा। अगर इशू बहुत सीरियस है तो, अगर नॉर्मल है तो उसको झटपट से किया जा सकता है। फिर भी उसको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए आपके, क्योंकि प्रॉब्लम रिजॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कुंडली के अंदर जाता किसी भी इशू को लेके, भले वो कैरियर को लेके है, भले आपके लोन्स को लेके है, या कोई मुकदमेबाजी को लेके है, या आपके प्यार मोहब्बत को लेके है, या आपकी शादी रिलेशन को लेके है, या आपकी तरक्की के लिए या रुतबे के लिए है। अब सबसे बड़ी बात है कि उस ज्योतिषी को सबसे पहले आपके गोचर के अंदर और जन्म टाइम पे जो है वो मैच करना बहुत ज़रूरी है उसका, ताकि आपकी प्रॉब्लम तक वो पहुंचा जा सके। जैसे कि डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं तो वो आपको देखते हैं कि आपको करंटली क्या प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या शुगर है, या आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो वो आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री को भी देखते हैं। मेडिकल हिस्ट्री जो आपके जन्म से चलती है, आपके पिता माता के साथ भी जुड़ी थी, उनको शुगर तो नहीं था, उनको ये तो नहीं था। इसी तरह कुंडली में जो हम लगन कुंडली देखते हैं, वो हम आपके माँ बाप को भी देखते हैं, आपकी पत्नी को भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। और फिर करंट गोचर प्रॉब्लम को देखते हैं कि इनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, यानी कि इनकी एस्ट्रोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, लगन को देखें और अब इनका इलाज किस तरह करना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ें रीड करने वाला एस्ट्रोलॉजर आपका है तो आपको राइट प्रेडिक्शन तो मिलेगी मिलेगी, साथ में राइट सोल्यूशन भी मिलेगा। उसके अलावा थोड़ी सी दशाओं को भी देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ महादशा और अंतरदशा देख के विषांतरी नहीं होता सब काम, उसमें चर और योगिनी भी देख लेनी चाहिए। इस बारे में जानकारी आप नोट कर लीजिए कि आपके एस्ट्रोलॉजर को है या नहीं। आपको नहीं बता पाएगा, चलो कम से कम आप तो पूछ सकते हैं, तो आपको उसकी बातों से भी जजमेंट हो जाएगी कि इसको नॉलेज है या नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वो एस्ट्रोलॉजर घुमा फिरा के बातें ना करे। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक समझा पाए कि आपकी करंट प्रॉब्लम किस प्लैनेट को किसकी वजह से है, जैसे एक डॉक्टर या वकील बताता है कि आपके चेक पर ये साइन गलत थे लेकिन आपने एग्रीमेंट में ये लिख रखा है। इसी तरह डॉक्टर बताता है कि आपकी बीमारी तो ये है लेकिन आपकी मुझे लगता है शुगर लेवल ठीक है, तो ये वाला काम नहीं करना चाहिए। सो सेम विद द एस्ट्रोलॉजर इज देयर। तो आपके जो खाने हैं, आपकी कुंडलियों के अंदर के जो विचार हैं, उसके अंदर कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में किस प्लेसमेंट में बैठा हुआ है, ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए शनि मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और 11वें घर में बैठे हैं, तो शनि आपका फायदा करने वाले हो गए 99% लोगों के। पर ऐसा नहीं है, कभी कभी शनि जो है आपकी किस कुंडली, यानी कि योगिनी कुंडली, सॉरी जो लगन कुंडली, आपकी चंद्र कुंडली, या आपके सुदर्शन चक्र के हिसाब से, या आपके नवांश के हिसाब से किस तरह एक्टिव है, तो हो सकता है आपके जीवन में पहले काल में आपको फ़ायदा दे या पहले काल में नुकसान दे, दूसरे काल में फ़ायदा दे। और इसी तरह से राहु केतु का भी एक पीरियड रहता है, कब वो फ़ायदा देते हैं, कब वो किस तरह देते हैं। 4 चीज़ें और मैं कलयुग के बारे में बताना चाहता हूँ, बिकॉज हम कलयुग में जी रहे हैं। तो इन दिनों सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो राहु केतु का है। राहु राजा है इस तरफ, तो केतु आपको डिटैच करता है, वो अटैच करता है, तो राहु केतु को एक मान लेते हैं चलो। तो दूसरा प्लेनेट है शुक्र, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी लग्जरी के लिए जीता है, उसी के लिए मरता है, उसी के लिए भूखा है। तो उसका जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है, क्या वो मेरी दशा महादशा में सेकंड या 12th हाउस में तो नहीं बैठा हुआ, जिससे कि उसका नुकसान और फायदा क्या हो सकता है, दोनों चीज़ें पता लगती हैं। सेकेंड, इसके बाद आपका जो तीसरा प्लेनेट है इसके साथ जो जुड़ा वो सैटर्न है। लेकिन सैटर्न का मतलब ये नहीं है कि वो आपका बुरा ही चाहेगा। सैटर्न आपके कर्म फल को देख रहा है कि आप उसको कितने परफेक्शनली कर रहे हैं, उसी वजह से आपका फल देगा, जो कि राहु केतु और शुक्र से रिलेटेड होना चाहिए। तो आपको फायदे बहुत जल्दी मिलेंगे और ज़्यादा मिलेंगे, और आपकी प्रॉब्लम जल्दी खत्म होंगी, बिकॉज कलयुग में इनका योगदान बहुत स्ट्रांग है। बाकी प्लैनेट्स का आपकी प्रोटेक्शन के लिए, कला कलेश के लिए मंगल का, बुद्धि के लिए बुध का, और गुरु का ब्लेसिंग के लिए, ताकि आपके ऊपर ब्लेसिंग रहे तो कम से कम वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन आज की डेट में शुक्र का महत्व गुरु से भी ज़्यादा है, जिसके बारे में बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं बात नहीं करते। वो हमेशा गुरु की बात करेंगे, शनि की बात करेंगे। राहु केतु शुक्र
और शनि, इन तीनों का महत्व कलयुग में सबसे ज़्यादा है। इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी प्लेसमेंट, इनकी किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, इसका इफेक्ट आप पर क्या आने वाला है, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें अगर आपके एस्ट्रोलॉजर को पता है, फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं। वो आपके सारे दुख दुविधाओं को ठीक कर सकता है। आप उस पर विश्वास कीजिए, आपके पैसे भी खराब नहीं होंगे, समय भी खराब नहीं होगा, और आपको रास्ता भी दिखा जाएगा। पॉइंट मेरे नोट रखिएगा ताकि अपने एस्ट्रोलॉजर्स को आप और अपने एस्ट्रोलॉजर से सवाल कीजिए, लेकिन टेक्निकल सवाल कीजिए, ताकि वो आपको टेक्निकल आंसर दे सके और आपकी बुद्धि में ये बात जाएगी कि हाँ, टेक्निकली इसको नॉलेज है। अब आते हैं दोस्तों, कुछ नाम ले रहा हूँ मैं जिनसे बहुत इम्प्रेस हूँ अपनी लाइफ में। तो डॉक्टर अजय बामी हैं, एक बहुत ही विचार उनके उच्च हैं, और साथ में वो मैंने देखा बहुत एडवांस विचारों के चलते हैं, जबकि उनको 40-50 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी में। आप उन पर भी भरोसा कर सकते हैं, जहाँ तक मैंने उनको नोटिस किया ही इज़ अ गुड एस्ट्रोलॉजर। शिवाली जी नक्षत्रों को कम देखते हैं, लेकिन प्लैनेट्स के बारे में ज़्यादा देखते हैं, और उनकी जो गेस वर्क है उनके डाटा के हिसाब से ज़्यादा है। तो अगर आपको लगता है तो उनसे भी एनालिसिस कराया जा सकता है। इसी तरह यंग लड़के वैभव व्यास, जिनको मैंने नोटिस किया, लेकिन उनकी जजमेंट तो अच्छी है। प्रेडिक्शंस को लेके मुझे डाउट है उनकी, हालांकि हो सकता है मेरी राय गलत हो कहीं, लेकिन फिर भी उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, या उनकी व्यवस्था के कारण हो सकता है वो उस कॉन्सेंट्रेशन से हर कुंडली को नहीं देख पाते होंगे जो देखनी चाहिए। और जहाँ कमर्शियल वाइबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी, तो वहाँ पर भी ज्योतिष की जो एक सिद्धि है वो थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है। लाल किताब के अंदर जीडी वशिष्ठ साहब का बहुत अच्छा नाम है, लेकिन मैंने लाल किताब को मैं ज़्यादा अच्छा समझता नहीं, क्योंकि वो एक सिर्फ डाटा सिस्टम के ऊपर आधारित है। तो इन 4-5 ज्योतिषियों के जिनके मैंने नाम लिए, इनको मैंने रीड किया है, तो इस वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ कि काफ़ी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, और आप इन पर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। मेरे से अगर आप कोई कंसल्टेंसी कराना चाहते हैं तो मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ, और मेरे नंबर्स और कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। बस मैं काम तभी करता हूँ जब मेरा दिल चाहता है, या मुझे लगता है कि ये काम मुझे करना चाहिए। इसी तरह की नई जानकारियों के साथ आपके सामने आते रहेंगे। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, गॉड ब्लेस।